हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन आपको कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन वीडियो आ रहा है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को देखिएगा ज़रूर, सुबह 10 बजे, संडे का दिन है। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया काफ़ी देर तक। तो इसकी वजह से ये जो 12 साल की जलवायु कार्यकर्ता है वो दुनिया के नक्शे में छा गई हैं, पूरी दुनिया के अखबारों ने इसको कवर किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा लिसिप्रिया कंगुजम, नाम आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर की है, 12 साल की जलवायु कार्यकर्ता। ठीक है, तो कहाँ पर यह आयोजन चल रहा था कॉप 28? तो यूएई में, दुबई में यह कार्यक्रम चल रहा था। और इसी के दौरान लिसिप्रिया कंगुजम ने 11 दिसंबर को इस इवेंट में इस तरह का प्रदर्शन किया, हंगामा मचाया, और उसकी वजह से वो दुनिया में सुर्खियों में छा गई। इसका वीडियो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये लिसिप्रिया जा रही है इस कार्यक्रम के मंच पर, और उनका ये कहना था कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक जो नेता हैं उनकी निष्क्रियता है, उससे पूरी तरह से वो निराश थी और अनायास ही उन्होंने ये कदम उठाया। शिखर सम्मेलन के दौरान एक उच्च स्तरीय मीटिंग जब चल रही थी, उस दौरान मंच पर वो कूद गई, देख रहे हैं आप, और अपने हाथ में एक पोस्टर लिया और रखा उन्होंने, और उस पर लिखा हुआ था जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करें, हमारे ग्रह और भविष्य को बचाएं। मंच पर वो बार बार कह रही थी कि नेता झूठ बोलते हैं, लोग मर रहे हैं और कार्रवाई अभी होनी चाहिए। करीब 1 मिनट तक मंच में इस ओर से उस ओर तक वो घूमती रहीं और अपनी आवाज़ उठाती रहीं। तो कंगुजम उन्होंने यही कहा कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल जो है वो बंद होना चाहिए, छोटा सा भाषण में दिया। और ये पूरा जो इवेंट था, उस दौरान जो भी कुछ हुआ वो काफ़ी प्रभावशाली रहा, खूब तारीफ भी हुई। और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ के फिर बाहर निकाला। ओके, तो ये एक घटना हुई है। और चूँकि भारत की बात है, लिसिप्रिया कंगुजम, नाम आपको ध्यान में रखना है, मणिपुर की रहने वाली हैं, वो पूरी दुनिया में छा गई हैं। भारत के भी तमाम अखबारों में इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉप 28 से ही रिलेटेड है क्वेश्चन रहा ये। कॉप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान जीवाश्म ईंधन को लेकर क्या सहमति बनी है? आंसर होगा इसका जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना। क्या हुआ है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने की बात पर सहमति बनी है। तो दुबई में ये आयोजन चल रहा था, संयुक्त राष्ट्र का ये जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसको कहते हैं कॉप 28। चूँकि 28वां था इसलिए 28 कहते हैं इसको, कॉप 28। ठीक है, तो तमाम देश जो है ना एक समझौते पर पहुँच गए, जिसके तहत ईंधन के लिए कोयले, तेल और गैस, जो जीवाश्म ईंधन है यानी फॉसिल फ्यूल है, उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम किया जाएगा। लेकिन कोई टारगेट ऐसा कुछ रखा नहीं गया है। इससे पहले ये मांग उठ रही थी कि जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए, एक टारगेट तय किया जाना चाहिए कि इतने वक्त तक हम इसको, या इस साल के अंत तक हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद कर देंगे। लेकिन वार्ताकारों के बीच में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को लेकर कोई बड़ी सहमति नहीं बन पाई थी। मेजबान देश कौन था? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो उसने समझौते का ऐसा मसौदा वहाँ पर पेश किया जिसमें कोयले, तेल और गैस के इस्तेमाल को ख़त्म करने का कोई फैसला नहीं था, कोई बात नहीं थी, बल्कि ये कहा गया था सदस्य देशों से कि जीवाश्म ईंधन उसके उपयोग को कम किया जाए, और ये अपील की गई। तो 100 से ज़्यादा देश जो है ना वो 2030 तक दुनिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी क्षमता 3 गुना तक करने पर सहमत हो गए हैं, और बोला है कि हम जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं उसको कम करेंगे। ठीक है, दरअसल कॉप 28 जो इवेंट हुआ है, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स के फोटोग्राफ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इस जगह पर। तो इस आयोजन का मकसद ये था कि दुनिया को उस रास्ते पर वापस लाया जाए जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। जो गर्म हो रही है धरती, उसको सीमित रखा जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्रोथ तक। ठीक है, तो समझौते को लेकर काफ़ी टकराव भी हुआ।
बहुत सारे देश जो हैं वो चाह रहे थे कि कुछ इस पर लगाम लगे फॉसिल फ्यूल पर। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल की वजह से जो पर्यावरण में गर्मी हो रही है और जो ग्रीन हाउसेस गैसेस बन रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो सब उनके डूबने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही जैसे धरती गर्म होगी तो समुद्र का जो लेवल है वो उठेगा, ऊपर होगा। ठीक है, ध्रुवों के जो ग्लेशियर्स हैं, ध्रुव पर जो जमे हुए बर्फ़ हैं वो सब पिघलेंगे और समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा, उससे उसका लेवल भी ऊंचा होगा। उससे बहुत सारे देश जो है डूबने का खतरा बना हुआ है। तो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो सब चाह रहे थे कि समझौतों को इस तरह से किया जाए कि धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने की बात शामिल हो। लेकिन प्रस्ताव क्या आया कि खपत को कम किया जाए, यानी जीवाश्म ईंधन के खपत को कम किया जाए। ठीक है, और जो तेल उत्पादक देश हैं, खुद ही यूएई जहाँ पर यह आयोजन हो रहा था, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था फॉसिल फ्यूल पर ही निर्भर है। तो वो भी नहीं चाह रहा था कि इस पर कोई डिसीजन हो पाए कि फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने, आगे उसके इस्तेमाल को बंद करने पर कोई बात हो। तो आखिरकार यही तय हुआ कि उपयोग कम करना है। ठीक है, और कोई टारगेट नहीं तय किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, और वो तैयारी हो सकती है इस मेंबरशिप प्लान के जरिए। बहुत ही मामूली सा प्राइस है इसका, और इसके ज़रिए आप अगले 1 साल तक यानी 365 डेज़ तक करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और पिछले भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। पीडीएफ कई तरह के होते हैं, वन लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू नोट्स होता है, और वो भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब होता है। ओके, और डेली मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट, ये सब आयोजित किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। और साथ में इतने तक एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और ये हेल्पलाइन नंबर भी है व्हाट्सएप चैट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? आंसर होगा इसका कैप्टन फातिमा वसीम। क्या नाम है? कैप्टन फातिमा वसीम। न्यूज़ देख रहे हैं आप। कैप्टन फातिमा बिकम फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड ऑन ऑपरेशनल पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशनल पोस्ट की बात हो रही है, और एक बार फोटोग्राफ में दिखा देना चाहता हूँ। ऑपरेशनल पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह पर जहाँ पर सीधे सामने आपके दुश्मन है, और वो पोस्ट जो है वो ऑपरेशनल है, यानी सीमा की सुरक्षा के लिए आप वहाँ पर तैनात हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑपरेशनल पोस्ट की बात हो रही है। जबकि अगर सवाल हो कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है, तो दूसरी महिला अधिकारी यही होगी, कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, लेकिन अगर सवाल हो कि ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली, तो वो पहली है। ठीक है, इससे पहले गीतिका कौल वो बनी थी पहली वुमेन ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, जो कि डिप्लॉयड हुई थी सियाचिन में। ओके, लेकिन वो ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात नहीं हुई थी। ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात हुई हैं कैप्टन फातिमा वसीम। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कन्फ्यूजन जो दूर हो जाने चाहिए। एक और मैं क्लियर कर दूं बात कि अगर सवाल हो कि आर्मी की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जो कि सियाचिन में तैनात हुई हैं ग्लेशियर पे, तो वो हैं शिवा चौहान। ठीक है, इसका आंसर होगा शिवा चौहान। और अगर सवाल हो कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर, ये मेडिकल ऑफिसर नहीं है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर तो ये गीतिका कौल है। और अगर सवाल हो कि ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर कौन है, तो फातिमा वसीम। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से होगा, और सबका नंबर 1 हो सकता है अलग अलग तरीके से। ओके, तो ये कहाँ पर तैनात हैं, मतलब किस कॉर्प्स में इंडियन आर्मी के? तो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में। 12 दिसंबर को इंडियन आर्मी ने ये जानकारी दी है। ठीक है, कैप्टन फातिमा जो है उनकी पोस्टिंग 15,200 फीट की ऊंचाई पर हुई है समुद्र तल से। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के बारे में, वहाँ पर तैनाती हैं इन सब तमाम अधिकारियों की।
तो इसको आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स भी कहते हैं। और इस कॉर्प्स का काम जो है ना वो करगिल लेह पर सैन्य तैनाती की देखभाल करना और चीन और पाकिस्तान से जो जुड़ा हुआ है LOC और LAC है तो वहाँ की सीमाओं की रक्षा करना देखना और सियाचिन ग्लेशियर की खास तौर पर रक्षा करना। और इसका मुख्यालय लेह में स्थित है। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी स्पेशली, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर उसके बारे में जानते हैं आप, ये हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, युद्ध क्षेत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा। और इस ऊंचाई पर इस जगह पर तापमान जो होता है टेम्परेचर वो -60 डिग्री तक पहुंच जाता है और वहाँ हमारे जवान वहाँ मौजूद रहते हैं, ठीक है। LOC के करीब में सियाचिन ग्लेशियर करीब 78 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके एक तरफ तो पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अक्साई चीन है जो कि चीन के कब्जे में है, भारत का हिस्सा भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट। PA रामचंद्रन, उनका निधन हो गया 1 दिसंबर 2023 को। तो इनमें से क्या थे, क्यों पॉपुलर थे वो? आंसर का उपरोक्त सभी यानी लेखक, इंजीनियर और पर्यावरण वैज्ञानिक थे वो। तो उनका निधन हो गया 1 दिसंबर को केरल के एर्नाकुलम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। 82 ईयर के थे और वहाँ के त्रिशूर के वो निवासी थे, कोझिकोड में वो रह रहे थे, ठीक है। और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण इन सब में मानक निर्धारित करने में बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1980-81 के दौरान WHO के सदस्य भी रह चुके थे और तमाम कई सारे राज्यों और केंद्र सरकार के जो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसे संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। पूरी दुनिया में प्रवासियों के विकास में जो योगदान है, मतलब डेवलपमेंट के योगदान में प्रवासियों की जो भूमिका है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को आयोजित किया जाता है। पहली बार 1990 में इसका आयोजन किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किन भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर का ये भी दोनों, यानी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ये दोनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष हैं। और इसी के साथ भारत जो है ना इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला 28वां देश बन गया है। दोनों के फोटोग्राफ देख रहे हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। सम्मान की बात होती है उस लिस्ट में आना। अगला क्वेश्चन, BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? आंसर का महेंद्र सिंह धोनी, ओके, उनके सम्मान में। BCCI ने ये जो कदम उठाया है वो भारतीय क्रिकेट के लिए धोनी को जो महान कार्य है उसको देखते हुए उनके सम्मान में लिया गया है। और भारतीय क्रिकेट में जर्सी रिटायर होने वाली ये दूसरा नंबर का है, ठीक है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी रिटायर हुई थी और रिटायर किया गया था BCCI के द्वारा। और अब तमाम खिलाड़ियों को सूचित कर दिया गया है कि नंबर 7 जो जर्सी है धोनी की वो अब उपलब्ध नहीं रहेगी। एक बार जब जर्सी रिटायर हो जाती है तो कोई भी जो खिलाड़ी है उस नंबर का उपयोग नहीं कर सकता है। नियमित भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन सब के लिए जर्सी के लगभग 60 नंबर निर्धारित हैं। और अगर कोई खिलाड़ी 1 साल के लिए टीम से बाहर भी हो जाता है तो उसका नंबर किसी और को नहीं दिया जाता है। और डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के सामने विकल्प होता है कि 30 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक वो चुन सकता है, उस नंबर की जर्सी चुन सकता है। धोनी का कि ये जर्सी 7 नंबर और अब ये किसी को नहीं मिलेगी, रिटायर कर दिया गया है धोनी के सम्मान में, ठीक है। तो सवाल ये भी हो सकता है इससे पहले किनकी जर्सी रिटायर की गई थी, तो वो सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी थी वो, ठीक है। BCCI की बात कर लें, चेयरमैन है कौन? रजर बिन्नी, सचिव हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांस में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी दिसंबर 2023 में? आंसर होगा तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर। कहाँ पर ये फ्रांस में हुआ है? तो सेरगी नाम का एक जगह है, वहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया 10 दिसंबर को। तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का महान संत माना जाता है और आमतौर पर ये
वल्लुवर के नाम से जाने जाते हैं। इनको दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। तो ये भी सवाल हो सकता है, दक्षिण भारत का कबीर किन्हें कहा जाता है? जिनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में हुआ है। ओके, तो नाम होगा तिरुवल्लुवर। तो उन्होंने संगम साहित्य में तिरुकुलर या कुराल की रचना की थी और इनका जन्म ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ था। शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सहित हर मत के लोग इनको मानते थे। ठीक है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जुलाई 2023 में बेस्टिल परेड इवेंट में गए थे फ्रांस में, तो इसी के दौरान इसकी घोषणा हो गई थी तिरुवल्लुवर की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की जाएगी फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किस वेपन सिस्टम के लिए लगभग 6400 रॉकेट खरीदने की मंजूरी दी है? आंसर होगा पिनाक। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और रॉकेट खरीदने के लिए 2800 करोड़ रुपए के खर्च करने को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्रालय ने अभी दिसंबर में इसकी मंजूरी दी है। तो यहाँ पर सवाल होगा कि किन कंपनियों से ये रॉकेट खरीदे जाएंगे? तो स्वदेशी स्रोतों से ही खरीदे जाएंगे। स्वदेशी जो कंपनी है मुख्य तौर पे जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ऑफ सोलर इंडस्ट्री है और इसके अलावा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है, उन सब से हो सकता है खरीदा जाए। ओके, वहाँ पर इस सब के निर्माण का काम चलता है। और पिनाक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है ना बड़े तोपखाने जो आधुनिकीकरण है उसके प्लान के हिस्से में था। सेना को प्लान में पिनाक की 22 रेजिमेंट की आवश्यकता है ताकि जो दुश्मन हैं उन सब से मुकाबला अच्छे तरीके से किया जा सके। ओके, और रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग यानी स्वचालित बंदूक लक्ष्यीकरण, पोजीशन सिस्टम, कमांड पोस्ट वाले लॉन्चर वगैरह होते हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है। ऑल वेदर ये फायर कर सकते हैं इसके ज़रिए। फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है और ये सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, इतना फास्ट है। और ये रॉकेट जो है वो 45 किलोमीटर के दूर तक के लक्ष्य को भेज सकता है और इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। 2023 की बात हो रही, इससे पहले जो अवार्ड दिया गया था वो 2022 के लिए दिया गया था। अभी 2023 के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। आंसर होगा इसका AB दोनों, यानी डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद, ये दो हैं। इन दोनों को ये चुना गया है। न्यूज़ भी आप दिखा देना चाहता हूँ, ये न्यूज़ रहा नीचे और फोटोग्राफ ये रहा। अली अबू अव्वाद जो हैं वो प्रतिष्ठित शांति कार्यकर्ता हैं और डेनियल जो हैं वो एक पियानो वादक हैं और इन दोनों को शांति, निरस्त्रीकरण और डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। तो यहाँ पर सवाल होगा कि इन दोनों को अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? तो दोनों के द्वारा इजराइल फ़लस्तीन के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं को एक साथ लाने का काफ़ी प्रयास किया था और इसके लिए इनको चुना गया। हालांकि अभी तो गज़ा पर इजराइल ने हमला किया हुआ है, काफ़ी अभी टेंशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी मतभेद को कम करने की कोशिशों के लिए ये अवार्ड इन दोनों को दिया जाएगा। अनाउंसमेंट हो गया है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और संडे है कल, संडे को आप देखिएगा ज़रूर वीकली करंट अफेयर्स। ओके, बाय।